तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैटरीज क्या होते हैं, स्विचेस क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी जो है हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इन यूर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न टू मेक सम सिंपल सर्किट्स। आपने छोटे क्लासेस में 8th में 9th में पढ़ा होगा कि किस तरीके से सिंपल सर्किट जो है बनाया जाता है। ठीक है, कैन यू मेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग ओनली अ वायर, अ सिंगल बल्ब एंड बैटरी। क्या आप क्या कर सकते हो, क्या एक ही वायर से जो है मतलब एक सिंगल बल्ब और एक बैटरी से क्या एक सर्किट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कनेक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट, रिमेंबर दैट यू हैव यूज्ड ओनली अ सिंगल पीस ऑफ वायर विदाउट कटिंग इट। देखो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर है, ठीक है, और उसको आपको कटिंग नहीं करना है, एक ही वायर है, आपके पास एक बल्ब है और आपके पास एक बैटरी है, क्या इससे आप सर्किट बना सकते हो? आंसर है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एक सिंगल पीस से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये एक बैटरी है, अगर ये एक बल्ब, इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए बल्ब है, और ये यहाँ पर एक क्या स्विच है, तो यहाँ पर देखो एक बल्ब, एक वायर तो इधर लग रहा है, फिर यहाँ से एक दूसरा वायर लग रहा है, तो एक सिंगल पीस ऑफ वायर से जो है बनाना पॉसिबल नहीं जब तक इसको हम लोग कटिंग ना कर लें। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले। देखो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है टर्म्स जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बेसिकली दो टाइप्स की जो है इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे को बोलते हैं डायनामिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला जाता है। अब किस बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है और किस बेसिस पर जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला जाता है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर के अंडर में फ्लो होता है तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो डिसीजन किसके बेसिस पर होता है? स्टैटिक और डायनामिक्स में चार्जेस के बेसिस पर होता है। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं वो रेस्ट कंडीशन पर हैं, तो उस समय उनकी जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसको स्टडी करते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे एक स्टेशनरी जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, चीजों को रिपल कर सकता है। ठीक है, मतलब सेम चार्जेस को क्या कर सकता है, रिपल कर सकता है, डिफरेंट चार्जेस को जो है अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब कोई चार्ज स्टेशनरी कंडीशन पर होता है और उस समय जब हम लोग उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो, मूव करने के टाइम उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। सिंपली उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट में जो है चार्जेस अभी क्या हो रहे होंगे, एक जगह से दूसरे जगह जो है फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर समझाने के लिए देखो आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी के लिए आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। देखो आपको क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखो इसके लिए हमको मटेरियल क्या क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, आयरन नेल चाहिए, वुडन ट्विक्स चाहिए और पेंसिल चाहिए, इलेक्ट्रिक बल्ब और सेल जो है चाहिए। अब तीन केसेस में आपको इन तीनों को ज्वाइन करना है। देखो फर्स्ट केस है बल्ब है, वायर है, नेल है, बैटरी है। सेकेंड केस में बल्ब है, वायर है, बैटरी है, और यहाँ पर आयरन नेल के जगह अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेंसिल है। ठीक है, और तीसरे केस में दोनों वायर के बीच में कुछ नहीं है, नथिंग है, यहाँ पर जो है कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है। अब इन तीनों केसेस में से मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन से केसेस में जो है लाइट जलेगी, तो आप टिक किसको करोगे? सर ये जो पहला वाला जो फिगर है, इस सर्किट में क्या होगा, बल्ब जो है जलेगा। क्यों ऐसा? सेकंड वाले में क्यों नहीं जला? सेकंड वाला भी तो क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा क्लोज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पेंसिल यूज हुआ है, पेंसिल एक टाइप का ऐसा मटेरियल होता है जो कि बैटरी से निकलने वाले चार्जेस को जो है आगे जाने नहीं देता, इसीलिए चार्जेस बल्ब तक नहीं पहुंच पाए, और जब तक बल्ब तक नहीं पहुंचेंगे बल्ब जो है नहीं जलेगा। लेकिन पहले केस में जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ये क्या यूज किया हमने, आयरन का नेल यूज किया। और आयरन का नेल एक तरीके का ऐसा मटेरियल होता है जो कि अपने में से चार्जेस को क्या होने देते हैं, फ्लो होने जो है देते हैं। तीसरे केस में भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि तीसरे केस में तो सर्किट क्या है, क्लोज ही नहीं है, सर्किट क्या है, ओपन हो चुका है। तो ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता जब तक वो सर्किट क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से आपको दो चीजों की जानकारी मिलती है। पहला क्या है,
कंडक्टर के बारे में और दूसरा क्या है इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, तो ये दो चीजें क्या होती हैं देखो, तो कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, दोज मटेरियल which allow the flow of charges। ऐसे मटेरियल जो कि अपने में से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, आयरन है, उसके बाद कॉपर है, निकिल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो कि अपने में से क्या करते हैं, चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है, ये इंसुलेटर है, इंडक्टर नहीं है। इंसुलेटर भी बोलते हैं और इंडक्टर भी बोलते हैं, इंडक्टर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। पहले देखो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है देखो, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल which do not allow the flow of charges। ठीक है, so don't allow the flow of, आप पूरा लिखना, don't allow the flow of charges। ठीक है, ये अपने में से चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि अपने में से चार्जेस को फ्लो होने जो है नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले एक्टिविटी में, पहले वाले एक्टिविटी में बल्ब क्यों जला, क्योंकि जो वायर को ज्वाइन करने के लिए जो हमने मटेरियल यूज किया था वो कंडक्टर था, और कंडक्टर में चार्जेस इजीली फ्लो हो सकते हैं। दूसरे वाले में हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वहां पर पेंसिल यूज किया, और पेंसिल जो होता है वो एक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता, तो जब तक चार्जेस ही फ्लो नहीं होंगे तब तक क्या होगा, बल्ब तो जलेगा नहीं। और तीसरा केस में इसलिए नहीं जला क्योंकि तीसरे केस में क्या था, सर्किट ही ओपन था। तो यहाँ पर दो चीजों को आप नोट कर लो, पहला कंडक्टर, दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर जो है क्या होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को जो है फ्लो कराना जो है पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, वी कैन स्टेट द कंडक्टर्स अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जो चीज मैंने ऊपर बताई वही चीज यहाँ पर ये बोल रहा है, बट दूसरा लैंग्वेज में बोल रहा है कि कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं थ्रू देम, वाइल नॉन कंडक्टर, ये जो नॉन कंडक्टर है इसी का नाम होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स प्रिवेंट और रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, और कंडक्टर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। रिमेंबर द फ्लो इज नॉट अ इलेक्ट्रिक करंट बट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पर जो है फ्लो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से नहीं है। जब तक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो जब चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होते हैं तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भाई करंट फ्लो हो रही है करके। ठीक है, जिस तरीके से जो वाटर होता है, वाटर फ्लो होती है कि नहीं, जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है, नदी नालों में जो है पानी क्या होता है, बहुत तेजी से फ्लो होते रहता है। उसी तरीके से वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में जो है चार्जेस फ्लो होते हैं। तो आप वाटर के फ्लो को चार्जेस के फ्लो से सेम टू सेम कंपेयर करके समझ सकते हो। जिस तरीके से वाटर जब फ्लो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वाटर जब फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। और जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होना चाहिए, चार्जेस का एक जगह से दूसरे जगह जो है फ्लो जो है होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो यहाँ पर दिया है, रिमेंबर दैट अनलाइक द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ करंट डू नॉट एग्जिस्ट। जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी के करंट से कंपेयर कर सकते हो या सेम समझ सकते हो, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि करंट के जो मॉलिक्यूल है ये प्रेजेंट नहीं होते, ये हमको दिखते नहीं है। ठीक है, ये फ्लो हो रहे हैं करके हमको दिखते नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट मैटर बट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमको दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंपली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, कोई मटेरियल नहीं होते। जबकि पानी जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं तो वो हमको दिखता है क्योंकि वो क्या है, एक मैटर है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर अगर हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक करंट, इतनी सारी कहानी है, इतना सारा कहानी तो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप यहाँ से डेफिनेशन लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। सिंपल सा मतलब है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक गेट कीपर को, प्यून को हमने बोला कि
अब यहाँ पर तुम खड़े हो जाओ और यहाँ पर एक एक सेकेंड में कितने कितने लोग इस दरवाजे के अंदर जा रहे हैं उसको काउंट करके बताना। तो पहले में क्या बोला, इसने क्या किया, काउंट करना स्टार्ट किया और आकर हमको बोला कि सर हर एक सेकेंड में 8 लोग क्या हो रहे हैं, इस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक सेकेंड में कितने चार्जेस वायर के थ्रू जा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आदमी लोग जा रहे थे दरवाजे से, एक सेकेंड में कितने लोग जा रहे थे उसको काउंट कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास एक कंडक्टर होगा तो एक कंडक्टर के अंदर में जो है कितने चार्जेस एक सेकेंड में जा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो गया, चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप सिंपल से इसको लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द चार्जेस पर यूनिट टाइम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में जो है कितने चार्जेस जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर 2 चार्जेस जा रहे होंगे तो हम लोग बोलेंगे 2 यूनिट का करंट है। अगर 3 चार्जेस जा रहे होंगे तो उसके लिए बोलेंगे 3 यूनिट का क्या है, करंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, उसको मेजर करते हैं हम लोग कूलम्ब्स में। ठीक है, कूलम्ब्स क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने चार्जेस के बारे में बहुत सारी स्टडीज की थी, तो उन्हीं के ऑनर में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूनिट भी क्या रख दिया है, कूलम्ब्स जो है रख दिया है। ठीक है, तो हम लोग चार्जेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से या फिर क्यू से। ठीक है, कूलम्ब्स बोलते हैं हम लोग इसका यूनिट है और चार्जेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो क्यू क्या है, चार्ज को बताता है और चार्ज का जो यूनिट होता है उसको कौन बताता है, कूलम्ब। ठीक है, तो चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो Q अपॉन में T, यही आपका क्या बन जाएगा, करंट का फॉर्मूला जो है बन जाएगा। याद रखना यहाँ पर ये जो C है वो चार्ज का यूनिट है। जैसे आप बोलते हो कि नहीं, मेरा जो बैग है वो 2 kg भारी है, तो ये kg क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिट होता है जो कि बताता है किसी चीज की प्रॉपर्टी को कि आपका बैग 2 kg भारी है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस कितने हैं इसके पीछे क्या है उसको बताने के लिए हम लोग कूलम्ब का यूज करते हैं। जैसे 2 कूलम्ब का चार्ज है, 3 कूलम्ब का चार्ज है, 5 कूलम्ब का चार्ज है, इस तरीके से हम लोग जो है बोलते हैं। तो चार्जेस पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। जैसे आप लोगों के घरों में जो वायर्स होंगे या स्टेबलाइजर होंगे या कुछ डिफ्यूजर होंगे, वहां पर आप लोग देखे होंगे कि वहां पर लिखा रहता है 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। आपके मोबाइल के जो चार्जर होते हैं उसमें भी इस तरीके से जो है लिखा होता है। तो 5 एम्पियर का मतलब क्या है, 5 यूनिट का करंट है, 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 यूनिट का करंट है। तो जिस तरीके से चार्जेस का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं एसआई सिस्टम में वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम था और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अगर हम लोग 1 एम्पियर कितना होता है इसकी बात करें तो देखो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, अभी हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अगर I को 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए कूलम को भी कितना होना पड़ेगा, चार्जेस को भी 1 होना पड़ेगा, टाइम को भी कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, जब किसी कंडक्टर के अंदर में 1 सेकेंड में 1 चार्जेस अगर जा रहे होंगे तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट जो है बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। 1 एम्पियर करंट क्या होता है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में टी। अगर आई को 1 बनाना है तो Q के जगह 1 रख दो, टी के जगह 1 रख दो, मतलब 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इज दैट मच अमाउंट ऑफ करंट which flows in 1 unit time in 1 coulomb charges। ठीक है, आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि 1 एम्पियर करंट वो अमाउंट ऑफ करंट होता है जब 1 कूलम चार्जेस किसी कंडक्टर के अंदर में 1 सेकेंड में पास होता है। ठीक है, उसके बाद 1 एम्पियर से जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। मिली मतलब क्या होता है कि 10 टू द पावर -3 होता है, ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगर 1 एम्पियर के अगर हम लोग क्या करते हैं, 1000 टुकड़े कर देते हैं और उस 1000 टुकड़े का एक पीस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में 1000 एम्पियर। उसी तरीके से एक और होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब
ये अगर हमारे पास 10 टू द पावर 6 है, मतलब यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर 1 एम्पियर के 10 लाख पीसेस करें तो 10 लाख पीस टुकड़े करने के बाद उसका जो एक टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर कहलाएगा। जैसे आप लोग लेंथ को नापते हो कि नहीं, मीटर के अगर छोटे छोटे 100 टुकड़े कर दोगे तो क्या मिल जाता है, सेंटीमीटर मिल जाता है। फिर सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर देने से क्या मिल जाते हैं, 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े करने से मिलीमीटर मिल जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, एम्पियर के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए तो 1 एम्पियर के जब हमने 1000 टुकड़े किए और उसका एक टुकड़ा जो निकल कर आया उसको हमने क्या बोल दिया, 1 मिली एम्पियर। फिर हमने 1 एम्पियर के 1 लाख 10 लाख टुकड़े किए और 10 लाख टुकड़े का एक हिस्सा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एम्पियर। तो बस सिर्फ आपको एक रिलेशन याद रखना है कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 100 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इस तरीके से आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 होता है और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब चीज पढ़ लिया कि इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। अब इसको नापेंगे कैसे, जैसे आपको लेंथ को नापने के लिए आपके पास स्केल होता है, टेप होता है, ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे हम लोग। कैसे नापेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है पता कर सकते हैं। और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एमीटर बोलते हैं। ठीक है, कई लोग इसको अमीटर बोलते हैं, कई लोग इसको एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम है, एक तो एम्पियर मीटर होता है और दूसरा क्या होता है, अमीटर होता है। तो ये होता है क्या, देखो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शो द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमको बताता है कि कितना करंट जो है किसी कंडक्टर के अंदर में फ्लो हो रहा है। तो अगर एम्पियर मीटर का आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। व्हाट इज एम्पियर मीटर बोलेगा, सो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये देखो आपको एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, तो ये है एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर क्या, देखो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम्पियर मीटर इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। अच्छा, आप लोग छोटे क्लासेस में ये पढ़े होंगे कि बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है उससे एम्पियर मीटर का पॉजिटिव वाला हिस्सा कनेक्टेड होता है एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज द कनेक्टेड टू द नेगेटिव इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जो है इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। एम्पियर मीटर में भी प्लस और माइनस होता है, तो एम्पियर मीटर का जो प्लस वाला साइड है वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, बैटरी के प्लस से। एम्पियर मीटर का जो नेगेटिव वाला साइड है वो बैटरी के नेगेटिव वाले एंड से जो है कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, सीरीज। इस चीज को हमेशा याद रखना, जिस तरीके से करंट को नापने के लिए एक डिवाइस है ना, उसी तरीके से वोल्टेज को नापने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एम्पियर मीटर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा सीरीज में होता है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है, जो वोल्टेज को जो नापता है उस वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, अच्छा ये जो सेल है, इस सेल में जो प्लस माइनस जो दिख रहा है, ये आपको जब आप अपने अपने टॉर्च में सेल लगाते हो या अगर आप किसी दूसरे चीज में सेल लगाते हो तो सेल को ध्यान से देखना। इस तरीके का जो सेल जो डिजाइन किया होता है ना टॉर्च में लगाने के लिए, उसमें एक एंड माइनस रहता है, दूसरा एंड क्या रहता है, प्लस रहता है। तो एम्पियर मीटर को आपको क्या करना है, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वाले टर्मिनल को एम्पियर मीटर के माइनस वाले टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो एम्पियर मीटर कैसा दिखता है, इसको देखने के लिए अगर आप लोगों के घर में जो है ट्यूबवेल का अगर मोटर होगा, ठीक है, तो उसका जो बॉक्स होता है ना जहां पर स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो उसमें लगा हुआ होता है, देखना इस तरीके का डिजाइन बना हुआ होता है, उसमें ए लिखा होता है। और वोल्ट मीटर कैसा होता है, तो वोल्ट मीटर भी सिमिलरली ऐसा ही रहता है, लेकिन उसमें क्या लिखा रहता है, वी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप इसको जाकर देख सकते हो, इस तरीके का नीडल होता है, इस तरीके से इसमें रीडिंग जो है अटैच होते हैं, जहां पर हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें और कितना वोल्टेज जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो एम्पियर मीटर की एक स्पेशलिटी क्या होती है, एम्पियर मीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस टू करंट एंड हेंस इट इज अटैच्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सो मैक्सिमम करंट देन फ्लो थ्रू इज। इसके अंदर में जो रेजिस्टेंस होता है, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली अपोज करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं या अपोजिशन करने वाले जो प्रॉपर्टीज रखते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। तो एम्पियर मीटर की एक खास बात ये होती है कि ये जो होता है ये कम करंट को कंज्यूम करता है और कम करंट को कंज्यूम करके रीडिंग अच्छे से जो है देता है।
ये सब चीजें आप हायर क्लासेस में जाओगे जब क्लास 12 में, तो वहां पर और डिटेल से पढ़ोगे कि एम्पियर मीटर काम कैसे करता है। अभी फिलहाल ये समझ लो कि एम्पियर मीटर क्या करता है, कम करंट खुद लेता है और ज्यादा अच्छी रीडिंग जो है ये देता है। इसीलिए हमेशा इसको किस में रखा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं इसको। If a 0.4 ampere electric current flows in a circuit for 10 minutes, then calculate the total charge flowing in the circuit. तो देखो अभी हमारे पास गिवन क्या है, मैं लिखता हूं फर्स्ट के लिए गिवन डेटा लिख लेता हूं। गिवन दैट अभी करंट कितना दिया है 0.4 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स। तो देखो जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किए थे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, तो क्यू किस में होता है कूलम में, टी किस में होता है सेकेंड में। लेकिन यहाँ जो हमको टाइम दिया वो तो मिनट में दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 60 मतलब 600 सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो देखो करंट की जगह यहाँ पर कितना दिया है 0.4 और यहाँ पर Q तो हमको चाहिए, टाइम की जगह यहाँ पर रख देते हैं 600। तो यहाँ से जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 240 कूलम। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर हमारा 240 कूलम जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द डेफिनेशन फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट करने का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक एम्पियर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उस अमाउंट ऑफ करंट को बोला जाता है 1 एम्पियर। तो इस चीज को आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देखो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हो या सीखना चाहते हो किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं और उन कंपोनेंट्स को किस किस नामों से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एक टेबल देकर अच्छे से समझाया हुआ है कि किसको क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है। तो ये देखो ये है एक सेल, इसको तो आप लोग देखे होंगे, इससे रूबरू होगे ही। जैसे यहाँ पर ड्यूरा सेल का एग्जांपल लेकर बताया है सेल, ये आपके वॉचेस में भी यूज होते हैं, टॉर्च में भी यूज होते हैं और अदर पर्पस के लिए भी जो है ये यूज होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जब ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाते हैं तो ऐसा सेल वाला डिजाइन नहीं बनाते। जब हम लोगों को सर्किट बनाना होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जो है मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जब सप्लाई देनी होती है तो वहां पर पहले सर्किट बनाए जाते हैं, एक पेपर में जो है पूरा डिजाइन बनाया जाता है। तो पेपर में बैटरी को ऐसा गोल गोल नहीं दिखाते, बैटरी की या सेल के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, एक ऐसा लाइन ऐसा और ऐसा। अगर किसी सर्किट में अगर हमको ऐसा दिख गया तो जो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर्स होते हैं या जो काम करने वाले लोग होते हैं ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक सेल यूज हुआ है। उसी तरीके से जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपस में आ जाते हैं, बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोला जाता है बैटरी। और बैटरी के लिए सिंबल यूज होता है ये देखो, यहाँ पर जो है सेल के लिए 2 लाइन यूज हुई, बैटरी के लिए जो है ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे लाइनें क्या होती हैं यूज जो है होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। वायर्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह करंट को पहुंचाते हैं। जैसे पाइप होता है, अगर एक जगह नल है और उस नल के पानी को एक जगह से दूसरे जगह अगर पहुंचाना है तो आप पाइप का यूज करते हो। उसी तरीके से अगर एक जगह पर करंट इकट्ठा है तो उस करंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फ्लो कराने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है। और वायर जो होते हैं जनरली अलग अलग कलर्स के होते हैं, ब्लैक का होता है, रेड का होता है, येलो का होता है, ब्लू कलर के वायर्स होते हैं। और उसका सिंपली सिंबल क्या होता है, एक ऐसा लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर सर्कल लगा देते हैं और यहाँ पर सर्कल जो है लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का सिंबल होता है इस तरीके से जिगजैग वाला जो है सिंबल जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर होता है क्या, देखो ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है जो कि किसी कंडक्टर के अंदर में अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो उसको रोकने की ये क्या करता है, कोशिश करता है, या कोशिश का ये चार्जेस को रोकता ही है। जिस तरीके से जब आप रोड में जाते रहते हो बहुत स्पीडली, लेकिन अचानक से रोड में अगर ब्रेकर आ जाता है तो आपके बाइक या आपके कार की स्पीड क्या करनी है, आपको क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो जो काम ब्रेकर का एक प्लेन रोड में होता है वही काम किसका होता है, रेजिस्टेंस का जो है होता है किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। चार्जेस को क्या करता है, उनकी स्पीड को जो है कम कर देता है।
अब अगर चार्जेस की स्पीड कम हुई इसका मतलब करंट भी कम हुआ, क्योंकि एक सेकेंड में पहले मान लो 50 चार्जेस जा रहे थे तो 50 यूनिट का करंट था, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो अब 30 ही चार्जेस जा पा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में पहले 50 जा रहे थे तो 50 यूनिट का करंट था, अब 30 जा रहे हैं तो करंट क्या हो गया, घटकर जो है 30 यूनिट हो गया। तो रेजिस्टेंस जो होते हैं हमेशा करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो रेजिस्टेंस को आप समझ सकते हो स्पीड ब्रेकर्स जो आपके रोड्स में लगे होते हैं। फिर दो वायर्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से आप लोग देखोगे अपने घरों में वायर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से उसको सिंबल कैसा दिखाते हैं, इस तरीके से सिंबल जो है हम लोग इसको दिखाते हैं और यहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर वायर्स की क्या हुई है, ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद एक होता है रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, देखो रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लो एक रेजिस्टेंस खरीद कर लाया और वो है 2 ओम का, अभी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ओम। तो अगर आपने एक रेजिस्टेंस खरीद कर लाया जिसका यूनिट है 2 ओम, तो जब तक ये रेजिस्टेंस काम करेगा, जब तक ये जिंदा रहेगा तो ये 2 ओम का ही काम करेगा। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी वैल्यू को आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से जो है कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल रेजिस्टेंस ऐसा जिग जैग लगा रहता है और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसे जिग जैग लगाते हैं और यहाँ पर एक एरो पुट अप कर देते हैं। तो एरो पुट अप कर देने से हमको समझ में आ जाता है कि अब ये रेजिस्टेंस कैसा है, अब ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, ये कम या ज्यादा जो है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है करके। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब समझ में आ गया, छोटा भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपके फैन के रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, जो फैन पंखे का जो रेगुलेटर होता है उस रेगुलेटर को आप क्या कर सकते हो, घुमाकर जो है पंखे की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो कि नहीं। जब आपको ज्यादा गर्मी लग रही होगी तो रेगुलेटर को घुमा देते हो, 5वें नंबर पे चलाते हो। जब आपको ठंडी लग रही होती है तो आप क्या करते हो, उसको कम कर देते हो। तो रेगुलेटर ही क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। सिंपली आप उससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर जो बल्ब होता है, बल्ब का सिंबल तो बड़ा इजी, इस तरीके से लाइन बनाकर इस तरीके से हार्ट शेप का बनाते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं। एम्पियर मीटर जो है इस तरीके का दिखता है, इसको एम्पियर मीटर को कैसे दिखाते हैं, किसी सर्किट में ए लिखकर सर्कल ड्रॉ करके एक साइड प्लस दूसरे साइड क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन जो है लगा देते हैं, जिससे हमको एम्पियर मीटर पता चल जाता है। उसके बाद जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, इस तरीके से उनको दिखाते हैं। या तो स्विचेस को ऐसा और ऐसा ब्रिज जैसा बनाते हैं, ब्रिज में जैसा होता है ना, ये एक ये है, ये क्या बीच में ब्रिज है, ये अगर ये यहाँ पर ऐसे झुक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तब करंट फ्लो होगा। या सिंपली हम लोग ऐसा और ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जब हमारा स्विच ऑन होता है, अच्छा ऑन मतलब ये समझना है कि सर्किट क्लोज है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्विच को ऑन करो, ऑन करने से ही तो पंखा चालू होता है ना। तो स्विच ऑन का मतलब क्या होता है कि सर्किट कैसा हो चुका है, क्लोज हो चुका है। और जब हम लोग ऑफ बोलते हैं इसका मतलब सर्किट क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर उल्टा होता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। जब ऑन बोलते हैं तो सर्किट क्लोज होता है, इस तरीके से क्लोज करके आपको दिखाना है। और जब स्विच ऑफ दिखाओ बोलेगा तो आपको क्या करना है, ये जो बीच में जो डॉट है इसको यहाँ पर गायब कर देना है और इन दोनों को टच में नहीं लाना है। ठीक है, तो सर्किट जब क्लोज होता है तो उसको स्विच ऑन बोलते हैं, जब सर्किट ओपन होता है तो उसको स्विच ऑफ बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को नापने का काम होता है। और इसको कैसे दिखाते हैं, वी लिखकर सर्कल ड्रॉ करके इसके साइड प्लस और इसके साइड माइनस जो है लगा देते हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर क्या होता है, देखो ये एक तरीके का हमारा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे थंडर स्टॉर्म चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा होता है, तो सडनली क्या होता है, कभी भी करंट की वैल्यू कम हो जाती है, कभी करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर करंट के लिए ही क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। लेकिन जब सडनली करंट ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो उसको बियर नहीं कर पाते और जो टीवी स्विच वगैरह जो होते हैं, फैंस वगैरह क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो कि ये क्या हो गया, जल गया या खराब हो गया। तो उस चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर जो है यूज करते हैं। और आपके घर में जहां जहां पर बोर्ड लगा होगा, आई होप हर जगह पे क्या होगा, एक फ्यूज वायर जो है वहां पर लगा होता है। आपके टीवी में भी लगा रहता है, बोर्ड में भी लगा रहता है, रेफ्रिजरेटर में भी लगा होता है। तो इससे क्या होता है, जब करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो ये जो वायर जो होता है ना, फ्यूज वायर, ये बीच में देखो इस तरीके से वायर दिख रहा है कांच के ग्लास के अंदर में, तो ये वायर टूट जाता है। जब ये वायर टूट जाएगा तो यहाँ से करंट जो है आगे नहीं जा पाएगा। तो जब करंट आगे नहीं जा पाएगा तो आगे हमारे टीवी, कूलर, फ्रिज जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट जो है होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन दिया हुआ है,
कैन यू टेल वेदर अ करंट इज फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक वायर बाय ऑब्जर्विंग इट, इफ नॉट हाउ विल यू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट। कैसे चेक करोगे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? टच करके नहीं, टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, एम्पियर मीटर जो है यूज करोगे। और एम्पियर मीटर जब आप यूज करोगे तो उसमें जो उसका निडल जो होगा, उसके निडल में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, पहले जीरो पे था निडल, लेकिन जैसे ही आपने वायर के बीच में लेके आए इसको, इसका निडल अगर डिफ्लेक्ट होकर शो करता है डिफ्लेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है देखो, व्हाई शुड वी यूज items made of wood or rubber to deattach a live wire from an electro-cutted person। अगर देखो आप लोग में से किसी पर्सन ने अगर क्या किया, गलती से वायर को टच कर दिया है या उससे वो स्टक हो चुका है, तो उसको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो वुड का या तो रबर का जो है यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई करंट से चिपक रहा है तो उसको छुड़ाने के लिए वुड या रबर जो है यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो जो वुड और रबर जो होते हैं ये करंट के क्या होते हैं, अच्छे इंसुलेटर होते हैं। जब आप इनको यूज करोगे तो करंट जो है आपके बॉडी तक एंटर नहीं हो पाएगी, और जो पर्सन जो अटैच हो चुका है करंट से, उसको जब वहां से हटाओगे इसके थ्रू, तो उसके बॉडी में भी करंट नहीं जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई पर्सन अगर करंट से अटैच हो चुका है तो उसको रिमूव करने के लिए आयरन का रॉड, कॉपर का रॉड कभी यूज नहीं करना। उसको डीअटैच करने के लिए हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल्स को जो है यूज करना, जैसे क्लॉथ हो गया, इसके बाद वुड हो गया, रबर हो गया, ग्लासेस हो गए, ऐसे मटेरियल्स को जो है आपको यूज करना है। ठीक है, तब वो पर्सन क्या होगा, डीअटैच होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझाने के लिए देखो इसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, we have observed in our daily life that water always flow from a container having a higher level to the container having a lower level till the level of water of the both become equal। ये क्या बोल रहा है, आप लोग अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि अगर मान लो आपके पास एक टंकी ए है और एक टैंक बी है, ये टैंक ए है और यहाँ पर मान लो टैंक बी है, एक बड़ा है एक छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले टैंक में जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ था, दूसरा वाला टैंक पूरा का पूरा खाली था। जब आप इन दोनों टैंक्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे तो पानी हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टैंक ए से टैंक बी में जाएगा। क्यों टैंक ए से टैंक बी में जाएगा? क्योंकि टैंक ए में जो वाटर का जो लेवल है वो क्या है, हाई है। तो पानी हमेशा क्या होता है, हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल पर अपने आप फ्लो होता है। ठीक है, और ये कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों टैंक में जो है उनका लेवल जो है सेम ना हो जाए। जब दोनों में टैंक का लेवल सेम हो जाएगा, पानी का लेवल जब सेम हो जाएगा, तब ये फ्लो करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली दिस वाटर इज ड्यू टू द प्रेशर प्रेशर डिफरेंस एंड कंटिन्यूअस टिल द प्रेशर इन बोथ द कंटेनर्स बिकम द सेम। अब पानी हमेशा हाई हाइट से लोअर हाइट में क्यों जाता है, क्योंकि जब पानी हाई हाइट में होता है तो इसका प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। और इसमें पानी का लेवल कम था या नहीं था, तो इसमें क्या है, प्रेशर जो है बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या होता है, पानी ऊंचे हाइट से नीचे हाइट में जो है जाता है। और कब तक जाता है, जबकि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। सिमिलरली जिस तरीके से वाटर के टैंक में ये चीज होता है, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में भी वही चीज जो है हमको देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, देखो, इन द above case water flows automatically from higher level to lower level as soon as two the containers are connected। Similarly, for an electric current to flow in any circuit, the presence of potential difference is necessary। उसी तरीके से जब आपको करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक अगर आपको फ्लो कराना है, तो जिस तरीके से पानी को फ्लो कराने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए था, अब उस प्रेशर का नाम यहाँ पर बदल कर क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपके पास एक वायर है और इस वायर में ए से लेके बी तक अगर आप करंट को फ्लो कराना चाहते हो, तो ए का जो पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, चार्जेस जो है फ्लो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सर्किट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन एट अ हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट। तो किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना है कि एक एंड पर हायर पोटेंशियल है और दूसरे एंड पर क्या है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, जब तक जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक जो है करंट जो है फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो,
वी हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बाय यूजिंग अ सोर्स ऑफ वोल्टेज। अब अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी खुद ब खुद क्रिएट करना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? बाय यूजिंग बैटरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस यूज करके आप क्या कर सकते हो? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, जिससे एक वायर के एक एंड का पोटेंशियल हाई होगा और वायर के दूसरे एंड का पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। जब इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह का हाई और दूसरी जगह का लो होगा, तभी चार्जेस क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे। और जब चार्जेस फ्लो होंगे, इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय द वे, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है? जब चार्जेस रेस्ट कंडीशन पर होता है तो उस समय वो जो प्रॉपर्टी शो करता है उसमें से एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि अगर आप यहाँ पर एक मैग्नेट को रख देते हो और इसके चारों तरफ अगर आप आयरन के छोटे छोटे पीसेस को छोड़ देते हो, तो कुछ देर बाद क्या होता है? जब आप इस मैग्नेट को थोड़ा सा यहाँ से मूव करोगे, तो जैसे जैसे ये आयरन के पीस के नजदीक आता जाता है, तो बिना टच किए ये आयरन के जो पीसेस होते हैं इसके पास आकर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नेट के पास एक पावर है और उस पावर के कारण उसने क्या किया? आयरन के छोटे छोटे पीसेस को जो है अपने साइड खींच लिया। एक्चुअल में ये आयरन जो होता है, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को कैसे खींचता है? तो आंसर है, ये जो मैग्नेट है ना, ये अपने चारों तरफ क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बनाता है। मतलब अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में जो उसको पसंद आता है उसको क्या करता है? उसको खींच लेता है। जिस तरीके से जो स्पाइडर होता है, ठीक है, स्पाइडर जो होता है अपने जहां पर वो रहता है, स्पाइडर अपने चारों तरफ क्या करता है? नेट बना लेता है। इस तरीके का अलग अलग शेप का जो है नेट बना लेता है। और जब इसके फील्ड में कोई इंसेक्ट अगर एंटर करता है और अगर स्पाइडर को वो पसंद आ जाता है तो उसको क्या करता है? उसको ईट कर जाता है। तो उसी तरीके से एक मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करता है? एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा पार्टिकल अगर आता है और मैग्नेट को अगर पसंद आया तो उसको क्या करेगा? आके स्टक कर जाएगा, और पसंद नहीं आएगा तो उसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जिस तरीके से एक मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक चार्जेस के चारों तरफ क्या बनता है? एक फील्ड बनता है। और उस फील्ड के चारों तरफ अगर कोई दूसरा पार्टिकल अगर आता है तो क्या करेगा? एक फोर्स का जो है एक्सपीरियंस करेगा। जैसे चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? अपने चारों तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? the area or region around a charge where its effect can be experienced। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक हम लोग उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इतना बड़ा उसका इम्पैक्टफुल एरिया है, अगर इस एरिया में अगर नेगेटिव चार्ज गलती से भी एंटर करेगा तो ये तुरंत आकर इसके पास क्या होगा? चिपक जाएगा। लेकिन अगर इस एरिया में कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा? उसको रिपल करके जो है दूर भगा देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया? किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक हम लोग उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस तरीके से ठंडी के दिनों में क्या होता है, जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो हम लोग बीच में क्या करते हैं? आग जलाते हैं और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। तो जितना दूर तक हम लोगों को ये जो आग है इसका हीट पहुंचता है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट फील्ड बोल देंगे। उसी तरीके से जब चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहलाता है। ठीक है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एरिया और रीजन अराउंड द चार्जेस करके। ठीक है। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, F अपॉन में Q। ये क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वीक है उसके बारे में पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज अगर एंटर कर रहा है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर इफेक्ट होगा, ये फोर्स अपॉन में Q से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को शो करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर E का जो है यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, the electric potential at a point P in an electric field is equal to the
वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ P। अब देखो इस लैंग्वेज को जब आप पढ़ोगे फर्स्ट टाइम तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी तो आपने सिंपली ये पढ़ा कि अगर चार्जेस को फ्लो होना है तो एक जगह पर हायर पोटेंशियल होना चाहिए और दूसरी जगह पर क्या होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। लेकिन पहले तो पोटेंशियल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P, ठीक है। हमने क्या किया, एक चार्ज को मान लो इस वाले लोकेशन से जीरो वाले लोकेशन से उठा कर लेकर गया। अब अगर किसी चार्ज को अगर हम लोग उठा कर लेकर जा रहे हैं इसका मतलब हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। तो उस चार्ज को इस जीरो वाले लोकेशन से इस P वाले लोकेशन तक लाने के लिए हम लोग जितना भी काम करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, उस हमारा नहीं उस P पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल जो है कहलाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर एक चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर जब हम लोग लाकर रख देते हैं तो उस पर जितना भी वर्क डन हम लोग किए रहते हैं वही वर्क डन उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंफिनिटी मतलब कहाँ हम लोग दूसरे ग्रह से लाएंगे या कहाँ से लेकर आएंगे। तो देखो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जिस तरीके से आप लोग अपने हाइट को मेजर करने के लिए क्या करते हो, ग्राउंड को लेवल मानते हो और ग्राउंड को जीरो मानकर क्या करते हो, वहां से अपने हाइट को जो है नापना स्टार्ट करते हो। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस को जो है एक ऐसा लोकेशन से लेकर आते हैं जहां पर उस पर पावर क्या लग रहा हो, जीरो लग रहा हो, उस समय उसके पास कोई भी एनर्जी ना हो। तो ऐसा लोकेशन कहां पर होता है, तो ऐसा लोकेशन होता है इंफिनिटी पर, हम लोग इसको मानते हैं। इंफिनिटी मतलब कोई दूसरा बहुत बड़ा लोकेशन नहीं होता है। सिंपली अगर आप लोग इस लोकेशन ए पर लाना चाहते हो तो ए से जनरली 6 मीटर से लेके 8 मीटर जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पर आप लाना चाहते हो उस जगह से 6 से लेके 8 मीटर जो डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो इंफिनिटी से क्यों लाते हैं, क्योंकि इंफिनिटी पर जो चार्ज होता है उस समय उस पर कोई भी फोर्स कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा होता है। और किसी भी चीज का मेजरमेंट हम लोग कहां से करते हैं, हमेशा जीरो लेवल से जो है करते हैं, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर इन्फिनिटी से चार्ज को उठाकर लाने में जितना भी वर्क डन हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल जो है कहलाता है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पर हमने कितना वर्क किया है वही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल जो है कहलाता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम जो है होता है एसआई यूनिट, लेकिन जब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, वोल्ट बोल देते हैं, क्योंकि इसके बारे में पोटेंशियल के बारे में जो है एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनका नाम था एलासोंड्रो वोल्टा करके, ठीक है। तो उन्हीं के ऑनर में हमने क्या किया, इसका यूनिट जो है वोल्ट जो है रख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसी तरीके से देखो सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट is the amount of work done to move a unit positive charge between the 2 points। देखो पोटेंशियल क्या होता है, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन हमने किया वो कहलाता है पोटेंशियल। मान लो हमने इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जो है मान लो हमने 200 जूल का वर्क डन किया है, तो ये 200 जो है इस ए पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दो पोटेंशियल में हम लोग चार्जेस को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग चार्जेस को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ए से लेके बी तक मूव करने के लिए हमको जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा ये वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और इंफिनिटी से ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपली पोटेंशियल जो है कहलाएगा, ठीक है। अब देखो
द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ सर्किट बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। दो पॉइंट के बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं। जिस तरीके से करंट को नापने के लिए हमने एम्पियर मीटर का यूज किया था, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर जो है बोलते हैं। ठीक है, और सेम वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, अगर आपको वाइवा में पूछ दिया कि एम्पियर मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में लगाते हैं, तो याद रखना एम्पियर मीटर मेजर्स द करंट और हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर मेजर द वोल्टेज एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया हो आपको पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पर बेसिक चीजें जो है यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, यह है आपका वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में जो है यहाँ पर कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव जो है क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। देखो यहाँ पर देखो ये एम्पियर मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल देखो इस तरीके से इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, एम्पियर मीटर का जो नेगेटिव है इसके नेगेटिव से जो इस तरीके से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब उसके बाद देखो in an electric circuit there is a decline in the potential difference which is known as voltage drop। अब जैसे जैसे यहां से अगर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो नापना माइनस से, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और मिलेगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और मिलेगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 3 मिल रहा है तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ा थोड़ा क्या होता है डिफरेंस जो है हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर पोटेंशियल है 3.2 तो यहाँ पर जाते जाते वो कितना हो जाएगा 3.18, यहाँ पर जाते जाते ये हो जाएगा 3.10। तो क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जब जाते हैं तो वोल्टेज में थोड़ा सा डिक्लिनेशन होने लगता है और उसी डिक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्यों वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो देखो भैया चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा और जब खर्चा होगा तो खर्चा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पर क्या होता है, कम ज्यादा जो है होने लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसके बाद जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत फेमस या बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ क्या होता है, ये क्या हमको बताता है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।